हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गजराज एक बार फिर बिहार क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं और सभी का अभिनंदन भी करता हूं। और जैसे कि आप पता है आपको, जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड है, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। और जो भी किताब है आपके पास में XYZ कोई भी किताबें सारी अच्छी होती हैं, बस पढ़ने का लॉजिक अपना कैसा है और हम लोग किस तरह उस टॉपिक को क्लियर करते हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं, उसको पूरा गद-बाग पढ़ लेते हैं, ठीक है हमने पढ़ लिया, लेकिन उसमें से क्वेश्चन जो बनने वाले होते हैं वहाँ पर हम लोग है उसके ऊपर हम लोग काम नहीं कर पाते। तो इन बातों को हम लोग, जो भी आप गद पढ़े, जो भी आप टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं, उसको क्लियर करते हैं कि उसमें कितने क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है, सो दैट हमारे जो क्वेश्चन बने ऑब्जेक्ट में, वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ख़राब नहीं हो। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं, आप उसको यहाँ पर हाथों हाथ जो एनालिसिस है वो करते चले, ताकि अपने को ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि यार क्या हो रहा है, कैसे किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ साथ में हम लोग ये भी पता चले दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को आप डेली के हिसाब से क्लियर करते चले, सो दैट आगे जाकर एग्जाम में ऐसा नहीं हो 10,000 क्वेश्चन हो गए, 5,000 क्वेश्चन हो गए। साथ के साथ उसको क्लियर करते चले टॉपिक के साथ साथ, ताकि अंत में जाकर के हमारे पास में जो हम रिवाइजन का जो है ऑप्शन वो बच जाए, सो दैट हम लोग क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। यहाँ तक की बातें क्लियर थी। अब टॉपिक था हमारा साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी में हमने जो पढ़ना था वो किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। उस एडोलेसेंस में हमने पढ़ लिया था जो उसकी जो उत्पत्ति होती है एडोलेसिया से होती है, जो कि एक लैटिन शब्द होता है, और उस शब्द का हमने अर्थ निकाल लिया था कि आगे बढ़ना। और आगे बढ़ने के साथ साथ हमने ये भी है दोस्तों, इसके साथ साथ हमें ये भी पढ़ना था कि जो किशोर अवस्था होती है उसको हम लोग क्या किस नाम से जाना जाता था, उसकी क्या क्या विशेषताएँ थी, उसको अलग अलग वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। उसको वीर जो पूजा है उसको नाम दे दिया, राष्ट्रभक्ति की जो एज है वो दे दिया, उसको गोल्डन एज दे दिया, तनाव एज संघर्ष तूफान की अवस्था दे दिया, जिसको स्टैनली हॉल ने बोला था, रोस ने बोला था कि ये जो अवस्था है वो शेष अवस्था की पुनरावस्थी है। किलपैट्रिक बोल देते हैं कि ये जो अवस्था है ये संघर्ष से संबंधित अवस्था होती है। और ऐसे वैलेंटाइन भी बोल देते हैं कि जो उम्र होती है बच्चे की, इस जो उम्र में उसको कोई अनुभव नहीं होता है जो भी गलत कर रहा है सही कर रहा है। इसके आधार पर हमने उसकी जो विशेषताएं होती, इन विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे, और जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो भी उसकी बात कर रहे थे। अब किशोर अवस्था में जो बात करेंगे उसका मानसिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास कैसे होता है, और शारीरिक के अलावा सामाजिक और संवेग, ये इस तरह के जो विकास होते हैं उन विकास की बात करते हैं। और इसके अलावा एक और बात हमने पढ़नी पड़ती है कि जो किशोर अवस्था होती है उसमें दो सिद्धांत मुख्य तौर पर काम करते हैं, और दोनों सिद्धांत की चर्चा करते हैं। तो टॉपिक की भी बात करें थे हम लोग दोस्तों किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था में जो छोटा हुआ पार्ट था वो ये था कि इस अवस्था में क्या होता है, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जाकर डिस्कशन कर लें। पहले बात करें इस किशोर अवस्था में क्या होता है, दो तरह के सिद्धांत काम करते हैं। एक सिद्धांत काम करता है दोस्तों आकस्मिक, या इसे बोल देते हैं हम लोग त्वरित, दोनों का अर्थ एक ही है। हम दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि अचानक। दूसरा सिद्धांत होता है दोस्तों कर्मिक सिद्धांत, या इसे बोल दें निरंतर, या इसे बोल दें लगातार। दो तरह के सिद्धांत काम करते हैं। आकस्मिक सिद्धांत की बात करें, इसके जो समर्थक थे, समर्थक की बात करें तो स्टैनली हॉल बोल देते हैं कि इस अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, अचानक होते हैं, सडनली होते हैं। मतलब ये होते त्वरित होते हैं, जो कि हमें अंदाजा नहीं होता है कि किस तरह हो रहे हैं। इसका मतलब ये स्टैनली हॉल बोल देते हैं कि बाल्यावस्था या तथा शेषावस्था, इन दोनों में ही शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, दोनों में अचानक परिवर्तन नहीं होते। स्टैनली हॉल बोल देते हैं कि इस बाल्यावस्था और शेष अवस्था में क्या होता है, अचानक कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं।
क्योंकि जो भी दो इनमें परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होते हैं, लगातार होते हैं। लेकिन ये बोल देता है कि जो किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सडनली होते हैं, अचानक हो जाते हैं, आकस्मिक होते हैं। इसीलिए एक सिद्धांत दिया था इसने, आकस्मिक सिद्धांत। यहाँ तक एक सिद्धांत एक और दिया था आपको, मैंने बता चुका हूँ, पुनरावृत्ति का सिद्धांत था, वो भी स्टैनली होल का ही है। दूसरे की बात करें, दूसरा जो सिद्धांत की बात कर रहे थे, कर्मिक सिद्धांत। कर्मिक का दोस्तों जो समर्थक करने वाले थे वो थे थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं दोस्तों, परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कर्मिक होते हैं। कर्मिक मतलब कि लगातार एक के बाद एक परिवर्तन होते हैं, सडनली नहीं होते हैं, अचानक कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, एग्जाम्पल थोड़ा टाइम बोलते थे, जैसे एक ऋतु होती है, सर्दी का मौसम है, जैसे फरवरी मार्च का महीना आएगा और मार्च में हम बोल देते हैं शीत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु आती है। लेकिन क्या होती है, जो शीत ऋतु होती है वो अपना जो अस्तित्व है, ऐसा नहीं है कि 29 फरवरी को आते, 29 फरवरी के दिन तो सर्दी खत्म और 1 मार्च को है जो गर्मी स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये जो ऋतु होती है सर्दी की ऋतु, वो अपना जो है अस्तित्व 10 से 15 मार्च तक धीरे धीरे क्या करती थी, छोड़ती थी। इसका मतलब ये हो गया, जो शीत ऋतु होती है सडनली खत्म नहीं होती, धीरे धीरे जो अपना अस्तित्व वो बनाए रखती है 10-15 दिन, फिर जाकर धीरे धीरे वो समाप्त होती है। इसका मतलब ये भी ये बोलता है कि जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक नहीं होते। ये अचानक कैसे होते हैं, आप बोल रहे हो कि आज रात को जैसे उसका 18 साल हो गई और सुबह 19 साल में उसमें सारे परिवर्तन हो गए, ये ऐसा नहीं होता है। इनका ये कहना था कि जो भी परिवर्तन होते हैं समय के अनुसार और कर्मिक होते हैं, लगातार होते हैं, निरंतर होते हैं, बिना किसी रुकावट के लगातार चलते रहते हैं। ये कर्मिक होते हैं, धीरे धीरे इनका अस्तित्व बना रहता है। जैसे बाल अवस्था खत्म होगी 12 साल के बाद में, तो उसके बाद में क्या होगा, 12 से 18-19 साल तक में ये जो विकास होते हैं, 13 साल में भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं, 14 में भी दिखाई देते हैं। हालांकि 14 में जाकर रूबंद हो जाते हैं, फिर वो कर्मिक विकास जो हो जाता है वो कर्मिक जो कंटिन्यू होता है। इसलिए दोनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि किशोरावस्था से संबंधित 2 मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, याद रखें। एक तो है आकस्मिक सिद्धांत जो कि स्टैनली होल ने जिसका समर्थन किया था। दूसरा जो सिद्धांत पढ़ते हैं कर्मिक, निरंतर या लगातार, जिसका सिद्धांत जो समर्थन करते हैं थॉर्नडाइक करते हैं। और थॉर्नडाइक इसका समर्थन करते हैं, बोलते हैं कि जो भी विकास होता है वो लगातार होता है, अचानक कोई भी नहीं होता। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जाती है दोस्तों। और अब बात करें इसमें कि जो किशोर अवस्था होती है, इस चीज़ को आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है। तीसरा सिद्धांत मैं बता चुका हूँ आपको, पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो भी स्टैनली होल का दिया हुआ है। और स्टैनली होल ने बोला था कि जो किशोर अवस्था है तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये जो कंटेंट है, ये जो परिभाषा है किसने दी थी। अब बात करें इस किशोर अवस्था में कि किशोर अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो कैसा होता है। देखें, इस अवस्था में आते आते शरीर का जो परिपक्वता है वो पूर्ण हो चुका है। तो जो हड्डियों की संख्या होती है वो क्या हो जाती है, 206 फिक्स हो जाती है। बात करें दिल की धड़कन या हृदय की धड़कन की बात करें तो 1 मिनट में 72 जो बार दिल धड़कन होती है वो फिक्स हो जाती है। लेकिन यहाँ पे लड़कियों की जो धड़कनें होती हैं वो 1 मिनट में 66 से 70 बार होती है दोस्तों। यहाँ तक याद रखें, बालिकाओं में जो हृदय की जो धड़कन होती है किशोर अवस्था में 66 से लेकर के 70 होती है, बल्कि लड़कों में देखें तो 72 होती है। दूसरी बात है कि मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ पर जो मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक यहाँ हो जाता है। कई किताबों में 1350 ग्राम भी होता है, लेकिन हम लोग इसको एवरेज लेकर चले 1300 से लेकर के 1400 जो ग्राम है यहाँ तक हो जाता है। नेक्स्ट बात कर इसमें हम बात कर लेते हैं जिसमें मांसपेशियों की। तो मांसपेशियों की इसमें जो संपूर्ण जो है विकास हो जाता है। और मांसपेशी की बात करें तो एक ग्रंथि होती है, उसको पैराथायराइड ग्रंथि कहता है, उसका नाम होता है दोस्तों पैराथायराइड। मैं लिखूंगा उस बात को, लेकिन मैं उसको एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। पैराथायराइड ग्रंथि होती है जो मांस की जो विकास होता है, जो मांसपेशी विकास होती है, उस ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बात भी। बात कर लेते हैं हम दांतों की। दांतों में देखें तो इस अवस्था में आते क्या होता है, लगभग 28 दांत जो है उसके कंप्लीट हो चुके होते हैं। और हम जो पढ़ते हैं ना 32 दांत, 32 दांत का मतलब होता है इसके अलावा जो 4 दांत होते हैं उसे हम लोग अकल दांत या उसको प्रगंध दांत, वो डांट भी बोल देते हैं। ये भी यहीं पे उत्पत्ति हो जाती है। और 28 और 4 जो मिला करके अकल डांट मिला करके 32 हम लोग जो है कंप्लीट पढ़ते हैं। ये इसकी विशेषता होती है। अब मैं उसको ग्राफ बना करके उसको हम लोग फैक्ट के आधार पर मैं उसका चार्ट बना करके आपको क्लियर करता हूँ जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था।
अब बात करते हैं एक एक बात की। वही हम लोग चार्ट बनाते हैं वापस, गद पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एक एक बात को हम लोग चार्ट के आधार पर देखें तो सारी चीज़ें क्या है क्लियर हो जाएगी। वैसे गद तो क्या है पढ़ते रहो, याद नहीं होगा, और ऐसे फैक्ट के आधार पर क्या याद हो जाएगी। पहले ले लें हम लोग हृदय की धड़कन, हृदय की जैसे मैं बना रहा हूँ आप ऐसे बनाएंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। आप ऐसे गद में पढ़ते रहो। धड़कन की बात करें, दो चीज़ें लिखनी है दोस्तों, बालक और नीचे लिखेंगे हम लोग बालिकाएं। दोनों की बात करें तो मैंने अभी डिस्कशन किया था 1 मिनट में, 1 मिनट, 1 मिनट में जो बालक की हृदय की जो धड़कन होती है वो 72 होती है, लेकिन लड़कियों की धड़कन जो होती है दोस्तों वो होती है 66 से लेकर के 72, 66 से लेकर के 72, तो या कई कई किताबों में होता है 70। दोनों हम लोग ऑप्शन लेके चले यहाँ पर। आप यहाँ पर 70 भी लिख सकते हैं या 72 भी लिख सकते हैं। ये बातें थी, धड़कन की क्लियर हो गई। दूसरी बात करें इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ, या दूसरी बात करें वजन की। वजन की बात करें तो यहाँ पर वापस बालक का वेट देखें तो दोस्तों बालक का वेट हो जाता है इस उम्र में आते आते 48 kg, 48 kg, बल्कि बालिकाओं का जो वेट हो जाता है वो होता है 42 kg। क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको बताई जाए, और सो दैट आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। यहाँ तक की बातें क्लियर, धड़कन हो गई, वजन हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी मस्तिष्क की। मस्तिष्क के बारे में मैंने पूछा था कि मस्तिष्क के बारे में क्या होता है, दोनों में सेम ही वेट होता है, उसमें इसमें कम ज़्यादा वाला नहीं होता है। तो दोनों की कंबाइंड की बात करें दोस्तों तो 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम मस्तिष्क का जो भार होता है, 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक का जो भार होता है ये इसी में होता है। और नेक्स्ट बात करें इसमें हड्डियों की संख्या, तीसरी या चौथी बात जो है हम जो पढ़नी है वो है हड्डियों की संख्या। इस उम्र में आते आते हड्डियों की संख्या जो दोस्तों है वो दोनों ही अवस्था में, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, वो संख्या हो जाती है 200, 206। ये इसकी 4 मुख्य विशेषता होती। और आखिरी जो विशेषता मैंने बताई थी ग्रंथियों का विकास, शायद दिख रहा होगा आपको, ग्रंथियों का विकास। ग्रंथियों के विकास की बात करें, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, तो एक ग्रंथि याद रखें, जितना भी विकास होता है पैराथाइराइड, ये जो ग्रंथि होती है इसी ग्रंथि के द्वारा क्या होता है सर्वाधिक मांसपेशियों का जो है विकास होता है, थायराइड ग्रंथि, इसी से हड्डियों का जो विकास होता है सर्वाधिक इसी के माध्यम से होता है दोस्तों। ये पूछे कि किस काम आती है, तो याद रखें हड्डियों का जो विकास होता है इसी ग्रंथियों के माध्यम से। रिपीट कर देता हूं मैं दोस्तों, किशोरावस्था की बात कर रहे थे। किशोरावस्था को हमने क्या बांटा, यहाँ पर 4 भागों में बांट दिया, या 5 शारीरिक विकास के आधार पर बांटा हमने। पहला विकास उसकी धड़कन की बात करी हमने। बालक की अवस्था में क्या होता था, उसकी जो धड़कन होती है वो 72 हो जाती है 1 मिनट में। बालिका की होती है 66 से लेकर 70, या किसी कहीं पे हम लोग 72 भी पढ़ लेते हैं। वजन की बात करें तो 48 वजन जो होगा बालक का होगा, और जो 42 जो वेट है वो होगा बालिकाओं का। मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ पर 1300 से लेकर के 1400 ग्राम जो वेट है मस्तिष्क का हो जाता है। हड्डियों की संख्या जो दोनों में समान होती है 206। और ग्रंथियों या प्लस हड्डियों का जो विकास होता है, एक ग्रंथि होती है पैराथाइराइड। इस ग्रंथि के माध्यम से हड्डियों का प्लस मानसिक जो मांसपेशी होते हैं उनका सर्वाधिक विकास होता है। इसमें एक बात जो छूट रही है वो होती जो मिस हो रही है वो है दांत। नेक्स्ट बात, और दांत के बारे में हमने पढ़ा चुका था, किशोर अवस्था में जो दांतों की संख्या हो जाती है दोस्तों वो हो जाती है 28। और प्लस की बात करें 4 जो होती है वो होती है अक्ल दांत या अक्ल राड जिसको बोल देते हैं हम लोग, प्रगंध दांत, यही होता है। इसलिए टोटल जो दांतों की संख्या हम लोग पढ़ते हैं किशोर अवस्था में वो हो जाते हैं 32। तो 4 जो अक्ल दांत होते हैं वो आते हैं किशोर अवस्था में। पूछा जाएगा यहाँ पर कि जो
अकल डांट होती है वो कब आती है? अकल डांट जो किशोरावस्था में आ जाती है, जिसको प्रज्ञादंती भी बोल देते हैं दोस्तों। दूसरा नाम पूछे तो प्रज्ञा दंत, इसी का नाम है। ये था किशोरावस्था का मानसिक विकास प्लस शारीरिक विकास, ये जो कंबाइन कर दिया इसको। अब बात करें इसमें शारीरिक विकास के अलावा कि अब इसका संवेगात्मक और मानसिक विकास और सामाजिक विकास में क्या क्या रोल है, इसकी बात करते हैं। बात करें नेक्स्ट, तो इसी आधार पर इस अवस्था में मानसिक विकास में क्या क्या होता है और मानसिक विकास में जो किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या बात कही है, इसकी भी चर्चा करते हैं। 2-3 मनोवैज्ञानिक हैं जो इस अवस्था में अपने अपने आधार पर और अपने जो अध्ययन करते हैं उस अध्ययन के आधार पर पढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिक अपने अपने सोच के आधार पर अपने अपनी परिभाषाएं देते हैं, जो कि एग्जाम के आधार पर कई बार क्वेश्चन पुट अप हो जाता है और हम लोग उसको आप कर नहीं पाते हैं। वैसे परिभाषाओं की बात करें तो शायद 2 या 3 से ज़्यादा परिभाषाएं पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन उस परिभाषाओं को तोड़ करके वहाँ पर वो क्वेश्चन बन जाता है और वहाँ पर हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं। तो पहली बात करें उसका मानसिक विकास की, और मानसिक विकास में वुडवर्थ बोलते हैं कि इस काल में 15 से 20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। दूसरा टॉपिक हेडिंग जो हमने लिया है मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास। पहली बात करें तो वुडवर्थ महोदय, और वुडवर्थ बोल देते हैं कि 15 से 20 साल का जो बच्चा होता है उसमें जो मानसिक विकास होता है वो उच्चतम सीमा पर होता है। ये बोलते हैं कि 15 से 20 वर्ष के बालक में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा में होता है, अपनी उच्चतम सीमा पर होता है। इसका मतलब ये हो गया, इस अवस्था में आते आते जो मानसिक विकास होता है बालक का वो पूर्णतः उच्चतम सीमा पर होता है, टॉप पर होता है। इसके बाद में क्या होता है, वो जो भी उसको सोचने की शक्ति है, तर्क शक्ति है, वो उसको इस लेवल पे आकर के क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब उसके बाद में जो भी गुण आएंगे वो आएंगे सामाजिक गुण वगैरह, और जो भी समाज में रखेंगे जो रहेगा वो उसकी सोचने की शक्ति उसको अलग प्रकार के सामाजिक ज्ञान उसको प्रदान करती है। नेक्स्ट बात करें तो टर्मन वगैरह, टर्मन महोदय भी बोल देते हैं कि इस अवस्था में 14 से लेकर के 16 साल की अवस्था में जो भी होता है बच्चे में, उसके जो सोचने की शक्ति है वो भी उच्चतम अवस्था में होती है। तो टर्मन और जॉन्स महोदय बोल देते हैं कि बुद्धि का जो पूर्ण विकास होता है वो भी इसी अवस्था में होता है, टर्मन। दूसरी बात करें टर्मन व जॉन्स, इन दोनों का कहना है कि किशोर अवस्था में आते आते जो बुद्धि का विकास होता है वो पूर्णतः इसी अवस्था में होता है। इनका कहना है कि बालक में बुद्धि का विकास इसी अवस्था में शिखर पर होता है, शिखर पर होता है। इसका मतलब ये हो गया, टर्मन और जॉन्स की बात कर रहे हैं कि टर्मन कहता है, जॉन्स ये कहते हैं कि जो किशोर अवस्था में जो बालक का बुद्धि का विकास होता है वो अपनी शिखर के पर होता है, जो उसका सोचने की शक्ति है, जो उसका आईक्यू है, जो इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट है, उससे जिसे हम लोग बोल देते हैं, ये जो होता है ये टॉप लेवल पे होता है। अब उसमें जो अलग अलग उसमें जो तर्क शक्ति आती है, तार्किक शक्ति आती है, वो आती है उसके एज के आधार पर। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बच्चा 40 साल का हो रहा है, 50 साल का हो रहा तो उसमें बुद्धि का विकास हो रहा, नहीं, बुद्धि का विकास हो चुका होता है किशोर अवस्था में। लेकिन ये जो उसमें बात करने का उसमें जो तर्क शक्ति आ रही है, वो उसको तर्क शक्ति कहाँ आ रही है, ये उसके समाज से, जो समाज में रह रहा है उससे वो ग्रहण कर रहा है। जैसे समाज में रहेगा, जितना वो मार्केट में रहेगा, जितना उसको बातें सीखेगा, उसका आधार पर वो जो विकास होता है उसका जो बुद्धि का वो डेवलप होता जाता है वहाँ पर। बल्कि उसका जो सोचने की शक्ति है, जो विकास होता है बुद्धि का, वो इस अवस्था में हो चुका होता है।
बाकी जो विकास हो रहा है वो तर्क शक्ति जो अलग मैटर होता है, वो समाज में जैसे जैसे रहेगा तो उम्र जिंदगी पूरी जब तक जिएगा जब तक वो सीखते रहेगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि का जो पूर्ण विकास होता है, टॉप उच्चतम लेवल होता है, वो इसी अवस्था में होता है दोस्तों। यहाँ तक की बातें क्लियर। बात करें इसमें तो बुद्धि याद रखें, हमने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुद्धि जो होती है दोस्तों जन्मजात होती है। ये बुद्धि जन्मजात होती है, ये कहीं से या तो मार्केट में नहीं मिलेगी और न ही ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक है और जन्मजात होती है। जन्मजात मतलब हो गया जो जैसे माता पिता होंगे, जैसे उनकी तर्क शक्ति होगी, उसके आधार पर उनकी जो वंशानुगत जो नेक्स्ट जो बच्चे होंगे वो वंशानुगत डिपेंड करता है। उनकी जो जन्मजात होती है बुद्धि, ये बाहर ऐसा नहीं है कि बच्चा बाहर पैदा हो रहा है फिर बाद में आकर के वो सीख रहा है, नहीं। बहुत 90% क्या होता है जो भी बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। बाकी जो 10% 10 से 5% जो भी सीख रहा है बच्चा, वो समय के आधार पर और अपने समाज के आधार पर जो भी बातें होती है वो सीखते हैं। यहाँ पर ये बातें थी यहाँ पर किशोरावस्था की। अब बात करें यहाँ पर किशोरावस्था में दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की बात करें तो हरलोक महोदय की एक परिभाषा हमें यहाँ पे भी याद रखना पड़ेगा। और हरलोक महोदय बोल देती है कि बालक जो होता है वो पैदाइशी सामाजिक नहीं होता है। बालक जो भी पैदा होता है वो पैदाइशी जो होता है वो सामाजिक नहीं होता है। वो क्या करता है तो पैदा होने के बाद में जो भी समाज की बातें होती हैं उनको ग्रहण करता है और उसके बाद में ही वो क्या बनता है, सामाजिक बनता है। तो हरलोक महोदय बोलती है कि जो कोई भी बालक है वो सामाजिक पैदा नहीं होता, समाज में संपर्क आने के बाद में उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। हरलोक महोदया, हरलोक लड़की है, मैडम है, ये याद रखें, जेंट्स नहीं है। ये बोलती है कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, सामाजिक पैदा नहीं होता, वह समाज के संपर्क में आने पर, कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वह समाज के संपर्क में आने पर सामाजिक बातें सीखता है। ये कहना है किसका है, हरलोक महोदय का। और हरलोक महोदय बोल देते हैं कि जो भी बालक होता है ये क्या करता है कि जो भी चीज़ें वो सीखता है बालक, वो समाज में पैदा होने के बाद में सीखता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बालक जो पैदा होता है जो माँ के गर्भ से तो उसके बाद उसमें सारे सामाजिक गुण होते हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें गलत है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इन चीज़ों से वो अनभिज्ञ होता है, लेकिन जैसे जैसे समाज में रहेगा वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, धीरे धीरे सीखता रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो अगवर्ण भी यही बोल देते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मनुष्य के रूप में परिवर्तित होता है। अगवर्ण महोदय बोल देते हैं सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मनुष्य के रूप में परिवर्तित होता है। इसको हटा देता हूं दोस्तों मैं, आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करेंगे तो सारी चीज़ें जो भी परिभाषाएं हैं वो सारी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हम एक दिन से कोई भी परिभाषाएं वगैरह या कोई भी टॉपिक याद नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं दूं कि आपका आस पड़ोस में है या आपसे कोई भी मोटरसाइकिल वाला आता है, पूछता है कि यार बंशीलाल का मकान कहाँ है, आप क्या कर देते हो, आपको पता है, झट से आप बोल देते हो कि यहाँ से राइट लेना, राइट लेकर लेफ्ट लेना, सामने में जो मंदिर है मंदिर के पास वाला जो मकान है वो बंशीलाल का ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस बंशीलाल के जो घर होता है उस रास्ते से, उस एरिया से वाकिफ होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर आप डेली अप डाउन करते हैं, आते जाते हैं, तो आपके डेली के मतलब हो गया, वो रूटीन में है, वो सारी चीज़ आप डेली देख रहे हो और बड़े हो जाते हो वो देखते देखते अभ्यास में आ गई वो चीज़ें। अभ्यास में जब ये चीज़ें आ जाएगी, आप डेली इन चीज़ों को, डेली नहीं तो 7 दिन 15 दिन में जैसे आप देखते रहेंगे तो ये चीज़ें क्या है आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर होता जाएगी कि हाँ ये परिभाषा किसने दी थी। और हम चाह रहे हैं कि एक ही दिन में उसे रट करके एग्जाम तक याद रहें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जो एड्रेस वाला मैंने बात किया ये हैबिट में होती है, हम लोग रोज़ देखते हैं और इन चीज़ों के हम लोग 1 महीने पढ़ते हैं उसके बाद में नहीं देखते।
तो यदि जैसे अभ्यास में आएगी जो भी सारी परिभाषाएं हैं वो सारी क्लियर हो जाएगी। परिभाषाएं पूरी रटने की जरूरत नहीं है, इनका कोई भी एक कोड वर्ड उठा लो, वही कोड वर्ड उस मनोवैज्ञानिक से लिंक करके रखो, सो देट वहाँ पर हमें ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाए। बात करते हैं हम लोग औग वर्ण की। मनोवैज्ञानिक हुए हैं औग वर्ण, और औग वर्ण भी ये बोल देते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिकरण प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मनुष्य के रूप में परिवर्तन होता है। ये बोल देते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में, सामाजिकरण की प्रक्रिया में मनुष्य, सामाजिकरण की प्रक्रिया में मनुष्य अपने आप में परिवर्तित होता है। मनुष्य अपने आप में परिवर्तित होता है। बात सही है। क्यों सही है? जैसे हम लोग देखते हैं 17-18 साल का बच्चा होता है, हम उसे कोई भी बात बोलते हैं वो बोलेगा नहीं अपने आप कर लो, मुझे नहीं पता, जा रहा हूँ मैं तो। मतलब वो क्या करेगा, रिप्लाई दे देगा, उसको समझ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 30-35 साल की उम्र को हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो उसको पता है कि मुझे किस बात का रिप्लाई कैसे करना है। और यहाँ पर अपने आप को उस समय के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार वो ढालना शुरू कर देता है। और जैसे 40-45 साल का हो जाएगा उसको पता चल जाएगा कि यार मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। सामाजिक जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, ये सारे आने के बाद में उसे समझ जाता है, अपने आप को परिवर्तित कर लेता है वो समय के अनुसार। ऐसा ही बात बोल रहे हैं कौन? आगबन। आगबन भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि समाज में रहते हुए बालक या मनुष्य क्या करता था, अपने आप को बदलता है, क्योंकि उसकी परिस्थिति उसके अनुसार उसको बदलने के लिए मजबूर कर देती है। ये हो गया उसका सामाजिक जो अवस्था थी उसकी, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बात करें इसके सामाजिक व्यवस्था को। अब सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसी कड़ी में बात कर लूँ दोस्तों। हो सकता है कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप हो और आपका जो चीज़ें हैं वो इसकी हो जाए। बात करें इसमें सामाजिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, विकास को क्या क्या प्रभावित करेंगे। जनरली बात करें वंशानुगत, सबसे पहले बात करें तो वंशानुगत जो चीज़ें हैं सामाजिक विकास को डेफिनेटली जो है वो प्रभावित करता है। दूसरी बात करें तो परिवार में रोज लड़ाई झगड़ा होगा, माथापड़ी होगी। शाम को देखते हैं जो बाप है वो दारू पी के आएगा, अगर माँ के साथ माथापड़ी करेगा तो बालक भी सोचेगा कि हाँ ये जरूरी है यार करना, मुझे वैसा करना चाहिए, तो धीरे धीरे ऐसा करेगा। और तीसरी चीज़ बात करूँ तो बच्चे, जैसे मान लेते हैं किसी माँ बाप के 10-12 बच्चे हैं, तो उसमें क्या करेगा, एक आधा का जो छोटे होंगे, जो शुरुआत में पैदा होंगे, उनका तो जो पालन पोषण वो अच्छे से होगा, लेकिन फिर बाद में जो लाइन लगी हुई पीछे की, उनका पालन पोषण जो है उनका ऐसा अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका सामाजिक विकास है वो प्रभावित हो रहा है। शिक्षा, विद्यालय की बात करें, विद्यालय में यदि शिक्षा अच्छी मिल रही है तो बच्चों का जो विकास है सामाजिक विकास अच्छा होगा। चौथी बात कर लें तो पड़ोस, हमने देखा है, हम जब भी मकान वगैरह देखते हैं, गांव में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो यार पढ़े लिखे अच्छे बने, तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा जो पड़ोस है या पड़ोसी है वो अच्छा हो। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। बात करें धार्मिक बातों की, धर्म से संबंधित बातें, हम चाहते हैं कि बच्चे यार पढ़ लिख करके धर्म से, अपने धर्म में आस्था रखे और अपने भगवान में आस्था रखे, और जैसे टाइम मिले उसको गुणगान भी करें और अपनी नौकरी जो है उसके भविष्य के बारे में सोचें। ये बहुत सी बातें हैं। वंशानुगत की बात कर लेते हैं। वंशानुगत भी इफेक्ट करता है। माँ बाप यदि उनका IQ अच्छा है, वंशानुगत जो पुरानी पीढ़ी है उनमें अच्छी चीज़ें हैं, शिक्षित हैं, तो शिक्षित जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी वो शिक्षित बनाने की कोशिश करते हैं। ये समाज के जो तत्व होते हैं जो कि इस सामाजिक प्रक्रिया में, जैसे बच्चा 1 साल से लेकर के और 25-30 साल तक का होता है, ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये इंपॉर्टेंट कारक है और यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। बात करेंगे हम लोग 1 by 1 की कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग है दोस्तों, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करने में डिस्कशन कर चुका हूं। नंबर 1 की बात करें तो वंशानुगत। जैसा वंश होगा उसी आधार पर बच्चे में क्या होगा, उसकी क्रिया को प्रभावित होगी, उसमें सोचने की शक्ति वैसी आएगी, वंश के आधार पर ही उसमें विकास होगा। नेक्स्ट बात करें सामाजिक या शारीरिक विकास। शारीरिक
विकास। मान लेते हैं कोई बच्चा है, उस बच्चे में क्या है कि हम लोग सोच रहे हैं कि किसी भी कारण से कोई भी उसका शरीर, चाहे पैर है चाहे हाथ है, विकसित नहीं हो पाया, तो वहाँ पर उसका जो सामाजिक विकास है वो प्रभावित। शारीरिक विकास में भी यही है। कोई बच्चा है, मान लेते हैं पैदाइशी, और उसमें किसी भी रीजन से, भगवान ना करे हो, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। हम देखते हैं कोई विकलांग बच्चा होता है तो किसी अंग के अंदर उसमें विकास नहीं हो पाता, और शारीरिक विकास जो उसको प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करें इसमें आर्थिक स्थिति। सामाजिक विकास को जो प्रभावित करती है आर्थिक स्थिति। किसी माँ बाप की स्थिति अच्छी है, नौकर पैसा है, और नौकर पैसा भी नहीं है, अच्छी इनकम है, तो बच्चों का जो उसका पालन पोषण है वो अच्छा करते हैं, उसका विकास अच्छा होता है। तो आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं बच्चे को जो है उसको प्रभावित करती है, उसके सामाजिक विकास को। चौथी बात कर लें दोस्तों, विद्यालय शिक्षा, जो कि मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। विद्यालय में बात करें तो विद्यालय में यदि शिक्षा जो है सर्वगुण संपन्न शिक्षा होगी, जिसमें चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे उसका सोचने की तर्क शक्ति हो, यदि अच्छी होगी, जिसमें सर्वगुण, ऐसा विकास, ऐसी शिक्षा जिसमें बालक का हर तरह से विकास हो, ऐसी शिक्षा होगी तो बालक का सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। बात करें इसमें 5वें नंबर पर, और हमने पढ़ा था कि जो पड़ोस है वो भी अच्छा होना चाहिए। पड़ोस बोल दें या पड़ोसी, यदि हमारे घर का माहौल आस पड़ोस में अच्छा है तो हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो भी आस पड़ोस से दूसरे बच्चों को देख करके सीखते हैं कि यार उसका जो बेटा है वो अच्छा पढ़ रहा है, तो वो कंपटीशन को उसमें ईर्ष्या की भावना जाती है, उसका बेटा अच्छा पढ़ रहा है तो मुझे भी डॉक्टरी करनी है। लेकिन पड़ोस में ऐसा होगा कि पता चल रहा सामने वाला जो लड़का है वो गिलोल से तीतर मारा सारा दिन भर, कभी तीतर कभी कबूतर मारा, तो वो भी सोचेगा यार ये तीतर मारा, पता नहीं क्या है, इसमें कौन सी उपलब्धि हासिल होने वाली है, तो भी सोच रहा है मुझे भी तीतर मारना चाहिए। इसलिए यही है, जैसा पड़ोस होगा बच्चे में विकास भी उसकी तरह होगा, सामाजिक उसकी सोच भी वैसी आएगी। पास वाले बच्चे यदि कंची खेल रहे हैं तो वो भी सोचेगा यार इसी में मजा है, यार यही ज़िंदगी है, सारा दिन भर को अपने कोतली फेंकेगा, स्कूल वाले चला जाएगा वहाँ पर, वो खेलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर बात करें, छठी बात करें इसमें पारिवारिक का जैसा ही माहौल होगा दोस्तों, बालक का जो विकास है वो भी वैसा ही होगा। पारिवारिक से मतलब ये है कि हमने जैसा ही कि उसका परिवार होगा, परिवार से संबंधित जो भी क्रियाएं चलती रहेगी, परिवार के सदस्यों का आपस में जो बोलचाल होगा, जो व्यवहार होगा, बच्चे में ये सारी बातें उसको इम्पेक्ट करती है, उसको हर्ट करती है, उसके साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है कि मेरे परिवार में आप चाचा ताऊ जो आपस में अच्छी बातें करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, तो उसके ऊपर भी इन चीज़ों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। बात करें इसमें धार्मिक या सांस्कृतिक वातावरण की, 7वें नंबर पर ले लें धार्मिक वातावरण, 8वीं ले लें तो सांस्कृतिक, और 9वें ले लें तो बच्चों का मैं बता चुका हूँ, 10-12 बच्चे होंगे, एक माँ बाप के 10-12 बच्चे हैं तो वो कहाँ से उसका जो विकास वो हो पाएगा। एक आधा जो शुरू में जो बच्चा पैदा होता है उसका लाना पूरा अच्छे प्यार से करते हैं, हर तरह की ड्रेस लेके आते हैं, लेकिन जब पता चल रहा है पीछे लाइन लगी हुई है, क्रिकेट की टीम है, तो किस के लिए क्या क्या लेके आएगा, वो 400-500 रुपये कमाएगा तो उसमें वो सारे वैसे खा जाएंगे वो, तो इसमें बाकी के बच्चों का विकास नहीं होता। इसलिए तो हम तो हमारे दो वाले जो कॉन्सेप्ट वो लेके आए, इससे अच्छा तो चाइना भी था जो हमारे दो एक ही लेके आया था, लेकिन उसने भी चाइना में 2015 में ये जो था ये कॉन्सेप्ट उसको हटा दिया गया और वहाँ पे भी उसको पॉलिसी को चेंज कर दिया। दोस्तों बच्चे जैसे बच्चा होगा, यदि 1-2 होंगे तो उसका जो पारिवारिक जो विकास, सामाजिक विकास है ये अच्छे से हो पाएगा। ये हमने पढ़ा था, इसका जो किशोर अवस्था है उसकी विकास जो है उसकी विकासताएँ। और इसी के साथ में किशोर अवस्था की जो भी चीज़ें थी, संवेगात्मक विकास, तो एक लाइन में ख़त्म कर देता हूँ मैं इसको। संवेगात्मक विकास का ये मतलब दोस्तों, इस अवस्था में किशोर अवस्था की बात करें, 12 से लेकर 18-19 वर्ष का जो समय होता है, इस अवस्था में आते आते बच्चे में सभी शरीर विकसित हो जाते हैं, और जब विकसित हो जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातों का पता चल जाता है कि मुझे कौन सी बातों को किस तरह करना है, किस तरह रिप्लाई करना है, और जो संवेग है वो एक्टिवेट होने लग जाते हैं इस अवस्था में आते जाते हैं। हमने देखा होगा एक लड़के को हम लोग कोई काम बताते हैं, एक काम कर देगा, लेकिन जैसे उसको दूसरी बार काम बोल देंगे तो वो भी कर देगा। लेकिन आप देखो, आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तीसरा काम भी उसको 5 मिनट बात में उसको बोल के देखो, वो क्या करेगा, नहीं करूँगा मैं, तो ये उसका जो रिप्लाई करा नहीं करूँगा, इसका मतलब उसमें जो एग्रेसिव आ रहा है
वो अग्रेसिव आधार पर जो उसने रिप्लाई किया है उस अग्रेसिव को हम लोग संवेग बोल देते हैं। और संवेग और मूल प्रवृत्ति का आपस में संबंध होता है दोस्तों। ये संवेग और जो मूल प्रवृत्ति है इसका एक टॉपिक है, उस टॉपिक के आधार पर हम लोग ब्रिजेस का है वो भी फल पढ़ेंगे कि वो ब्रिजेस ने अपने अवस्थाएं आधार पर बताई। और जो मूल प्रवृत्ति और संवेग होते हैं, आपको पता है जो बालक में संवेग होते हैं वो 14 होते हैं, उन 14 संवेगों का अलग अलग अर्थ होता है, वो बातें करेंगे हम लोग बाद में। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ में, जितने भी दोस्त हैं। और मुझे नहीं लगता इस अवस्था में कोई क्वेश्चन जो बन रहा है वो मेरे एंड पे मैंने कोई स्किप किया हो। जितने भी कवर हो सकता था मेरी तरफ से बेस्ट किया है। जितने भी दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ में शेयर करो, सो दैट उनका जो साइकोलॉजी वाला टॉपिक है वो क्लियर हो। और हमारे साथ में हम लोग हिंदी और ज्योग्राफी का टॉपिक भी हम लोग डाल रहे हैं, और कॉपिन का वर्गीकरण मैंने डाला था, आप शेयर करें उनके साथ में भी। ये टॉपिक है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के कोई पैसा नहीं है दोस्तों, सो दैट लोगों के साथ में इमीडिएट कम्युनिकेशन हो और पहुँचे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।